हाय, वेलकम बैक। मेरा नाम है निशांत यादव, आप सब जानते हैं होपफुली अब तक और हम लोग फिजिक्स में एक जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, आप में से जो लोग पीछे हैं वो लोग धीरे धीरे अपनी स्पीड थोड़ा थोड़ा लेके आए और अब हम फिजिक्स में हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लग गए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम चैप्टर 2 से चैप्टर 3 पे आए, ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स में कुछ भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। अभी भी हम जो कर रहे हैं, बिलीव मी, अभी भी हम जो कर रहे हैं वो बहुत धीरे और बहुत डीप में कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि हमने जो बेस बनाया था चैप्टर 1 में, अब यहाँ पे मतलब हमने फल उगाए थे चैप्टर 1 में, है ना। तो अब हमारा पेड़ काटने का, फल काटने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें तुरंत कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि चैप्टर 3 का जो पहला लेक्चर था वो मैंने पूरी तरह से डिवोट किया था 11th के उन बेसिक कंसेप्ट्स पे जो हमको अब 12th में चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि यार इसकी ज़रूरत ही क्या है, इसकी तुमको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आप आज और कल या परसों, जब भी 2-4 दिन अगले वीडियो में जब ये चैप्टर फिनिश होगा, तब आप ये बात नोटिस करेंगे कि सारा खेल ही उसी का था। अगर हमको वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं तो अब एक भी डेरिवेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब हमको आता है। तो हम यहाँ पर जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमने बेसिक बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो इस वीडियो को, यानी कि चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 3 का जो बेसिक वीडियो है, मतलब जो उसका पहला पार्ट है, डेफिनेटली देखें, पूरा देखें, आराम से देखें, बार बार देखें। फिर से कह रहा हूँ, गूढ़ रहस्य है वो। क्या है वो? गूढ़ रहस्य है वो चैप्टर 3 का। उसको जितनी बार देखोगे हर बार नई चीज़ समझ में आएगी, हर बार नई चीज़ पकड़ में आएगी। वो मजाक नहीं है। उस वीडियो में, उस लेक्चर में एक एक शब्द का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करने से पहले वो वीडियो बहुत ही डिटेल में देखना, बहुत ही अच्छे से देखना। अगर वो समझ में आ जाएगा तो चैप्टर 3 में बहुत मजा आएगा। ओके, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। उसके बाद हम डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी कर रहे हैं और डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से बिहेवियर आता है, वर्क डन होता है, किस तरह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी नाम की किसी चीज़ का स्टोर होता है, वो सब चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी तो डेफिनेटली ये वीडियो ब्रेक डाउन करके सेकेंड वीडियो में हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब हमारा बेस तैयार है, हमको बस आराम से इस चैप्टर को समझना है। ओके, अगेन पहला वीडियो इस चैप्टर का बार बार देखना, बहुत बार देखना, लगातार देखना, उसमें सब कुछ है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ जो मैंने कही, जो अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज तो पढ़ लिया है, KQ/R², रेडियली आउटवर्ड, है ना। पोटेंशियल निकालने की कोशिश है। तो पहले तो देखो, ये मान लो ये पॉइंट चार्ज ले लो Q। ठीक है, मान लो किसी ने कहा कि Q के लिए P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। मान लो ये डिस्टेंस दी हुई है R। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने जो बेसिक वीडियो देखा है पहला, हम उसी के कंसेप्ट पे ये पूरा डेरिवेशन करेंगे, कुछ भी नया नहीं करेंगे। हमने क्या पढ़ा? एक बात और, हर बुक में ये डेरिवेशन अलग अलग दे रखा है, अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, जो मैं बोल रहा हूँ वही फॉलो कर लेना आंख बंद करके, बिकॉज दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट साइंटिफिक वे टू डू दिस काइंड ऑफ डेरिवेशंस। ओके, अभी अगर P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P मैंने कहा था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स
while moving it from infinite to that point P which is equal to वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद आ गया? जब तक मैंने पर यूनिट टेस्ट चार्ज का डिवाइड नहीं किया तब तक ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, और जैसे ही मैंने इस पूरी इक्वेशन को Q से फ्री कर दिया, मतलब जिस चार्ज को मैं यहां पर लाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करूंगा, जैसे ही मैंने उस Q से डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को Q से फ्री कर दिया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गई। याद आ रहा है? F इलेक्ट्रिक होता था Q इंटू E, और Q बाहर आएगा, अंदर बचेगा E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डिवाइड बाई Q, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और यही मेरा हो जाएगा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली मुझे करना क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। पहली चीज़ वो तो मुझे पता है KQ बाई आर स्क्वायर, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन ये पोटेंशियल मुझे ये भी कहता है कि इनफाइनाइट से, मान लो ये इनफाइनाइट है, मतलब बहुत दूर, एक टेस्ट चार्ज यानी कि ये Q, ये मेरा टेस्ट चार्ज हो गया, इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा और P पर लाना पड़ेगा, और P पर लाने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि ये Q जो वर्क डन कर रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसको मैं इसी Q से डिवाइड करना पड़ेगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो चलो इसी चीज को कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मान लो इनफाइनाइट से मैंने एक टेस्ट चार्ज उठाया और मैंने उसको अब धीरे 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 लाना चालू किया। तो जब मैंने लाना चालू किया तो मेरे पास 2-3 सवाल उठे, ये डेरिवेशन से हटके। ठीक है, सवाल ये उठे कि मैं इसको P तक कैसे लाऊं, मैं ऐसे लाऊं, मैं ऐसे लाऊं, मैं ऐसे 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 लाऊं, कि मैं कैसे लाऊं, कैसन बा करें, कैसन बा करे। तो एक मैथमेटिशियन बीच में घुस गया, बोला रुको यार, होल्ड ऑन, ओए होल्ड द थॉट, तुमको ये कैलकुलेट करना है, और ये है और ये है। बोले हाँ। ये इंटीग्रेशन है? बोला हाँ। इंटीग्रेशन में E और dr का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है? बोला हाँ, यानी कि E वेक्टर dr cos थीटा। ये dr क्या है? बोले dr वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो मैं इसको लाने में धीरे धीरे करूंगा, क्योंकि इस पूरे टाइम पे मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आने नहीं दूंगा। पूरे टाइम पे मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रखूंगा मेरी डेफिनेशन से, तो मतलब मैं बहुत धीरे 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 उठा के ला रहा हूं। बोले अच्छा, तो यानी कि ये वो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, जिस छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम वर्क डन निकालोगे, और ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल के उस पूरे को ऐड कर दोगे। बोले हाँ। तो बोले हर पॉइंट पर E और dr का बीच का एंगल cos थीटा भी तो देखना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले अगर तू इसको ऐसे घुमा के लेके गया तो मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड है हर पॉइंट पे, ये तो मैंने पढ़ ही लिया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? रेडियली आउटवर्ड। तो हर पॉइंट पर, जैसे अगर ये पॉइंट लिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तू इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे लेके जा रहा है, तो तेरा dr ऐसे हो जाएगा। थोड़ी देर बाद तू यहां पे जाएगा, अब यहां पे फिर से रेडियली आउटवर्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड ही चलता रहेगा, लेकिन तू इधर जा रहा है तो तेरा dr इधर हो गया, तेरा फिर से थीटा चेंज हो गया। थोड़े पॉइंट के बाद तू यहां पे आया तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से रेडियली आउटवर्ड हुआ, और तेरा डिस्प्लेसमेंट उधर जा रहा है तो तेरा dr उधर हो गया। बोले यार ये तो बहुत बड़ा लोचा है, हर पॉइंट पे थीटा कैसे कैलकुलेट करेगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन तो जिंदगी में सोल्व नहीं होने वाला। बोले यार पोटेंशियल तो इजी लग रहा था मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो डिफिकल्ट हो गया। तो किसी ने कहा एक काम कर, क्या कोई ऐसा रास्ता चुन सकता है क्या
क्या कोई ऐसा रास्ता चुन सकता है क्या जहां पर ई और डी आर के बीच का एंगल हर बार कांस्टेंट हो? क्या मैं कोई ऐसा रास्ता चुन सकता हूं क्या जहां पर ई और डी आर के बीच का एंगल हर बार कांस्टेंट हो? बोला शायद। बोले रुक, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, तो यानी कि यहां से यहां लाना है। किस रास्ते से लाना है फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो रास्ते पे तो डिपेंड नहीं करता। यानी कि मेरी कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी बोलती है कैसे भी लेके आओ, किसी भी रास्ते से लेके आओ, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करते हैं। तो बोले ऐसे रास्ते से लेके आ जहां से ई और डी आर के बीच का एंगल तेरे लिए निकालना आसान हो जाए। हाँ, तो ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जहां पर ई और डी आर के बीच में एंगल हमेशा कांस्टेंट रहे, क्योंकि रास्ते पे तो काम डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं सबसे इजी रास्ते से लेके आता हूँ। तो किसी ने कहा यार एक काम करना, ऐसा सीधा सीधा ले जा। बोले सीधा सीधा लेके जाएगा तो इस रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एकमात्र यही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एकमात्र यही रास्ता है जहां पर तेरा डी आर लगातार इस डायरेक्शन में है और ई लगातार इस डायरेक्शन में। किसी भी पॉइंट पे डी आर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ई इस डायरेक्शन में। किसी भी पॉइंट पर डी आर इस डायरेक्शन में और ई इस डायरेक्शन में। हर पॉइंट पे डी आर और ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180। तो बोले इस रास्ते पे हर बार ई और डी आर का एंगल हो जाएगा 180 और मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बोला यार ये बात तूने सही बोली, तो मैं एक काम करता हूँ, इतनी मेहनत करने की जगह इसको सीधा सीधा लेके आता हूँ। तो बोला ठीक है, सीधा सीधा लेके आए। अब सीधा सीधा लाते वक्त किसी भी एक पॉइंट पर बीच में मैंने स्टडी करने के लिए रुका। ये पॉइंट लिया ए, इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, चिन्हों सा। क्यों? क्योंकि ई जो है ना, ई है मेरा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी कि हर डिस्टेंस पर ई वेरी कर रहा है, हर डिस्टेंस पे ई वेरी कर रहा है, और यहाँ से यहाँ लाने पर हर बार मेरी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो मेरा ई कांस्टेंट नहीं है, और मैं इंटीग्रेशन से ई को बाहर तभी ला सकता हूँ जब मेरा ई कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं ई को कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ। कांस्टेंट रखने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटे से पॉइंट में छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कैलकुलेट किया कि बोला यार ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर, इस पॉइंट पर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान सकता हूँ। बोला मान ले कि ये डिस्टेंस है, कुछ कोई भी डिस्टेंस ले लो, आर ए पॉइंट लिया है ना, तो आर ए ले लो, ठीक है। इस ए पॉइंट पर डी आर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, थीटा मेरा 180 है, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे एक बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस मेरी लगातार कम हो रही है, यानी कि डिस्टेंस मेरी लगातार कम हो रही है, यानी कि जो डी आर है, ध्यान से देखना, यही मिस्टेक होती है हर बुक में, हर बुक में यही मिस्टेक है कि जो मेरा डी आर है ये हर बार कम हो रहा है। यानी कि जब मैं R2 माइनस R1 करूँगा, जब मैं 1 से 2 लेके जाऊँगा तो R2 की वैल्यू कम होगी और R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि जब मैं ऐसे लेके जाऊँगा तो R2 तो कम हो जाएगा और R1 ज़्यादा रहेगा, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। यही गलती सारी बुक्स में की हुई है, सारी बुक्स में, कि डी आर हर पॉइंट पर, क्योंकि मैं इन्फाइनाइट से लेके आ रहा हूँ ना पी पे, तो डी आर हर बार नेगेटिव चल रहा है, हर बार नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि डिस्टेंस में कमी आ रही है, क्योंकि मैं इन्फाइनाइट से पी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे सब समझ में आ गया, अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो while मूविंग इट मतलब टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, लेट्स अज्यूम a point A at distance RA। ये वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, here electric field at A is nothing but K
Q इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिवाइड बाय डिस्टेंस आर ए का होल स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। थीटा बिटवीन ई एंड डी आर कितना है 180 डिग्री, ये भी समझ में आ गया मुझे। एंड डी आर इज नेगेटिव, ये भी मुझे समझ में आ गया, बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो और छोटा सा ये निकाल लो, तो मैं क्या कहूँगा, वर्क डन बोल रहा हूँ बार बार, पोटेंशियल एट पी इज नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट टू पी, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पुट कर दो, के क्यू ओवर आर ए स्क्वायर ई इंटू ए डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे मालूम है यहाँ पे डी आर की वैल्यू कितनी है, माइनस है, डी आर मेरा घट रहा है, इंटू कॉस ऑफ 180, और उस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आ गया, छोटे से पॉइंट के लिए ई लिया, डी आर कॉस ऑफ 180, अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट का मैं जोड़ता जाऊंगा वर्क डन, और सारा वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट का वर्क डन निकालने पे ऐड करूंगा तो ये इंटीग्रेशन लग जाएगा। कहाँ से कहाँ लाया, इनफाइनाइट से पी, इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट है, फाइनल पॉइंट पी है, नेगेटिव लगा हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्व कर लो, अब आंसर आ गया नेगेटिव इनफाइनाइट टू पी। अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे सोल्व करो, के कांस्टेंट है बाहर ले आओ, क्यू कांस्टेंट है बाहर ले आओ, cos ऑफ 180 होता है -1, cos ऑफ 180 डिग्री होता है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस एज इट इज रह गया, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन 1 ओवर आर ए स्क्वायर डी आर, कॉस ऑफ 180 तो 1 वो कैंसिल आउट हो ही गया, इनफाइनाइट टू आर पी, और P पॉइंट की डिस्टेंस मैंने कितनी ली है R, तो मैं यहाँ पर ये डिस्टेंस R से रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा नेगेटिव ऑफ K इंटू क्यू, ठीक है। 1/RA स्क्वायर का इंटीग्रेशन देख लो अगर जिसको नहीं आता है, इंटीग्रेशन 1/R स्क्वायर इंटू डी आर, R चेंज हो रहा है, डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होता है याद करो, x की पावर n का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये वही चीज़ है। इसको मैं लिख लेता हूँ r की पावर -2 इंटू डी आर, +2 पर गया तो -2, अब ये हो गया n प्लस 1 -2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया ये -1 बचा, और ये हो गया r की पावर -1, r की पावर -1 डिवाइड बाई -1, यानी कि -1/r, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसको सोल्व करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1/r, r ले लो r ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनफाइनाइट से r पे। ये नेगेटिव बाहर आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, k q। अब इंटीग्रेशन कैसे खोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले तो अपर लिमिट लेके आओ, r जहां भी है उसको इससे रिप्लेस करो अपर लिमिट से, अब लोअर लिमिट लेके आओ, 1/∞ 0 होता है, तो ये हो गया के क्यू और r। जैसा कि मैंने देखा पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन निकल के ही नहीं आई, क्यों निकल के नहीं आई, क्योंकि E और DR के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है मुझे हमेशा स्केलर मिलता है, यानी कि KQ बाई R सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है पोटेंशियल को। क्या ये डेरिवेशन समझ में आया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, वही थ्योरी, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। अब वापस एक बार क्विकली देख लो इसको, पहले फिर रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल मूविंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद आ गया, वही है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई, Q इंटू ई यहाँ पे रखा, Q बाहर आया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये बचा।
नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट टू पी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे ई और डी आर के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ऐसे रास्ते से लेके आता हूँ जहाँ पर ई और डी आर के बीच का एंगल हर बार कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा रेडियल डायरेक्शन पे लेके आया ताकि हर बार डी आर तो अंदर की ओर रहे और ई बाहर की ओर रहे, तो इनके बीच में एंगल हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए 180 डिग्री रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि मेरी डिस्टेंस लगातार घट रही है इसलिए डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरी नेगेटिव चलेगी, पहली चीज़। ई और डी आर के बीच में एंगल हमेशा 180 चलेगा, दूसरी चीज़। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो एक छोटे से पॉइंट ए पर अगर मैं स्टडी करूँगा, क्योंकि ई हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, क्योंकि ई डिस्टेंस के साथ वेरी करता है ना, तो मुझे एक इंटरमीडिएट पॉइंट छोटा सा लेना पड़ेगा ए। उस पॉइंट को मान लो वो अभी क्यू से आर ए डिस्टेंस पे है ना। अब यहाँ से यहाँ मैं डी आर अगर शिफ्ट करूँ और इतना छोटा शिफ्ट करूँ कि मैं कहूँ कि डिस्टेंस में चेंज ना के बराबर आया, तो इस पूरे टाइम पे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मैंने लिख दी, इनटू डी आर, लेकिन डी आर मेरा घट रहा है तो नेगेटिव ऑफ डी आर। अब हर चीज़ डायरेक्शन से मतलब है ना, क्योंकि ई डी आर सारे डायरेक्शन से रखनी, तो ई की वैल्यू रख दी, डी आर मेरा घट रहा है, ई और डी आर के बीच में एंगल बन रहा है cos ऑफ 180। ये छोटे से पॉइंट पर है, ऐसे हर छोटे छोटे पॉइंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा, हर छोटे छोटे पॉइंट का वर्क डन निकालना पड़ेगा, है ना। तो हर छोटे छोटे पॉइंट का वर्क डन निकाल के जब ऐड करूँगा तो मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक। और ये जो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसका नेगेटिव ही मेरा Vp हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस, तो बाहर का माइनस एज इट इज रह गया, ये के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो इनफाइनाइट से r 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे देख लो, r की पावर ये हो गई -2, तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ठीक है। तो ये बचा -1, तो -1 अपॉन ये बच गया r की पावर -1, तो ये हो गया -1/r। तो ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये माइनस बाहर गया, माइनस और माइनस प्लस के क्यू। अब ये r एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ r है उसको आप लिमिट से रिप्लेस कर दो, 1/∞ 0 होता है, तो मेरी बच गई के क्यू अपॉन r, मेरा पोटेंशियल एट ए पॉइंट आ गया, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब अब कुछ नहीं, अब मेरे पास सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Qn, और इन सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना था तो मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि तब तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जोड़नी पड़ रही थी और हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग हो रही थी। पोटेंशियल में तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, बस मतलब ये जितना लगाएगा, ये जितना लगाएगा, ये जितना लगाएगा, सबको जोड़ दो, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। पोटेंशियल कितना आसान है। मान लो ये डिस्टेंस है r1, मान लो ये डिस्टेंस है r2, ऐसे ये डिस्टेंस है मान लो rn, तो P पर पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1, पोटेंशियल एट P ड्यू टू 2, और ये सब जोड़ते चलो, पोटेंशियल एट P ड्यू टू n चार्ज। ये क्या होता है, KQ1 ओवर डिस्टेंस R1, यही तो है, KQ2 ओवर R2। कोई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं, सीधा सीधा अलजेब्रिक सम है, KQN ओवर RN। K बाहर आ गया, समीशन, क्योंकि सारी टर्म जुड़ रही हैं, Q बाई R, 1 2 3 4 N, ये ले लिया M, 1 2 3 4 N, ये हो गया M, और M की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हुई, 1 से लेके N तक, 1 से लेके N तक, खत्म। मतलब किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो जितने भी चार्ज हैं उन सब चार्ज के साथ KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस, KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस, KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस रख दो, अलजेब्रिक सम डाल दो, आ गया। सिंपल, कुछ है ही नहीं, इजी था। ओके, अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।
तो अब इतना डीप में तो जाएंगे नहीं, अब अपन सीधा देखेंगे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये मुझे मालूम है। मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। ये माइनस क्यू से क्यू की तरफ एक डाइपोल मोमेंट नाम का वेक्टर डिफाइन होता है। इसकी वैल्यू होती है चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक वाले चार्ज का, इनटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसकी वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कौन सी बड़ी बात है, अभी तो मैंने देखा है। मान लो मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपली इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा के क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, के क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, आंसर। बट इसमें थोड़ा सा लोचा आएगा। अब वो लोचा क्या है ना, वो देख लो। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके करता हूं। किसी भी जर्नल पॉइंट पे P पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। याद करो, मैंने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है कि किसी भी पॉइंट पर या डाइपोल के रेस्पेक्ट में मैं कुछ भी करता हूँ तो हमेशा मिडिल पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही करता हूँ। तो यानी कि इस पॉइंट P की मैं मिडिल पॉइंट से ही डिस्टेंस लूँगा। डिस्टेंस हो गई r। मान लो कि ये इस वक्त इससे थीटा एंगल पर है। किससे थीटा एंगल पर है? माइनस क्यू से क्यू क्या चल रहा है? P वेक्टर। तो P वेक्टर से थीटा एंगल पे ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ये है थीटा एंगल पर। तो मुझे एक जनरल पॉइंट P r थीटा, P को क्या रिप्रेजेंट करता हूँ? r थीटा पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। r क्या हो गया? मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस। थीटा क्या हो गया? P वेक्टर से एंगल, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट P इज वेरी सिंपल, K इंटू क्यू। याद रखें कि मेरे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसमें के क्यू बाई आर में क्यू मुझे साइन के साथ पुट करना है, क्योंकि वो जो क्यू था जो मैंने जस्ट अभी देखा है वो क्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो के क्यू, ये चार्ज अगर देखूं तो ये है माइनस क्यू ओवर आर। इसकी इससे डिस्टेंस क्या है? तो इसकी इससे डिस्टेंस ले लो, इसको अच्छे से बनाओ, जरूरत पड़ेगी इसकी। ऐसा गंदा क्यों बना रहा हूं मैं? ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस ले लो r1, ये डिस्टेंस ले लो r2, ठीक है। तो के क्यू ओवर r1 प्लस के इस चार्ज की वैल्यू q डिवाइड बाई इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस r2। बेसिकली यही मेरा आंसर है, यहीं पे मेरा आंसर है और कुछ नहीं। पर अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि हर पॉइंट मिडिल पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही आता है। यानी कि जब मेरी फाइनल वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, ये फाइनल वैल्यू है, ये सही है, ये सही आंसर है, यहीं पे आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जनरल टर्म में आना चाहिए। जनरल टर्म मतलब जो पॉइंट मैंने डिफाइन किया है r थीटा, मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस r आनी चाहिए। ये तो r1 और r2 आ गई, q1 और q2 से डिस्टेंस आ गई। ये मेरे को गिवन नहीं होती है, मेरे को गिवन होती है मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस, ये मेरा p से एंगल। तो अब बस मेरे को थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ करना पड़ेगा इसको r और थीटा में कन्वर्ट करने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो। के क्यू ओवर -1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। यहाँ से मैं आगे आया, ये हो गया के क्यू r1 r2, r1 से r1 गया, r2 से गया r1 माइनस r2। समझ में आया? r1 से गया r1, बचा r2, r2 के आगे लगेगा नेगेटिव, तो ये हो गया r1 माइनस r2। बस r1 r2 की वैल्यू उठा के r के टर्म्स में पुट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अलग अलग बुक्स में r1 r2 को r में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग मेथड दे रखा है। आप हायर लेवल की बुक्स पढ़ेंगे अगर कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की, तो वहाँ पर सिंपलिस्टिक बोल रखा है कि r1 r2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली r के बराबर अपने आप हो जाती है।
अपने आप हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस इतनी दूर होती है कि ये तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, उसके लिए एक अलग कैलकुलेशन लगती है। पर क्योंकि अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी ना, तो मैं ईजीएस्ट पॉसिबल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जो कर रखी है एच.सी. वर्मा सर ने। तो अपन वही फॉलो करेंगे, एकदम 100% एक्यूरेट है। इवन दो आपकी बुक में और एनसीईआरटी की बुक में कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, लेकिन वो कैलकुलेशन बिना मतलब की लेंदी है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम जो एच.सी. वर्मा सर ने कर रखी है। R1 R2 को R में रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया, देखते जाना, और R2 से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस चार्ज से भी इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इनको कोई नाम दे दो, ये ए ओ, ये ए, तो ये ए डैश, ये बी, तो ये बी डैश। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी ए यही तो है R1। R1 की वैल्यू क्या है अगर आप देखोगे तो R1 की वैल्यू है ये, लगभग इक्वल देखोगे तो, है ना। तो R1 की वैल्यू हो गई पी ए डैश, समझ में आया, क्योंकि अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब है। तो R1 की वैल्यू हो गई पी ए डैश, करेक्ट। लेकिन पी ए डैश खुद है पी ओ प्लस ओ ए डैश, पी ए डैश खुद है पी ओ प्लस ओ ए डैश। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये साइड डेफिनेटली बड़ी होने वाली है, यानी कि R1 डेफिनेटली R से बड़ा होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब ये वैल्यू बहुत कम है, तो मैं हाइपोटेनियस को इस साइड के बराबर मान रहा हूँ, जो कि मुझे डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। देखो, अगर ये डिस्टेंस बढ़ती जाए और ये डिस्टेंस कम होती जाए, मतलब ये वाली डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस कम होती जाएगी तो ये ऐसा दिखेगा मेरे को, और एक्चुअली में तो ये एंगस्ट्रॉन में होती है तो ये और भी छोटी होती है। तो ये दोनों साइड लगभग बराबर हो जाती हैं, तो यानी कि ये साइड इस साइड के लगभग बराबर हो जाती है। तो R1 लगभग बराबर हो गई पी ए डैश के, और पी ए डैश खुद है पी ओ प्लस ओ ए डैश। ये सब मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि पी ओ की वैल्यू R है, वो मुझे पता है। अब बचा ओ ए डैश, अब बचा ओ ए डैश। तो ओ ए डैश मुझे पता है, ये वैल्यू है अगर A, ये वैल्यू है अगर A, ये एंगल है थीटा, ये मुझे पता है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो गया थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो, याद करो, कोई भी साइड दे रखी हो, उसके बीच में एक एंगल दे रखा हो, उसका प्रोजेक्शन लेना हो, तो ये क्या होता है, दिस इंटू कॉस ऑफ दैट, यानी कि ये हो गया A कॉस थीटा। अगर ये है A, छोटा A, तो ये हो गया A कॉस थीटा, यानी कि ओ ए डैश की वैल्यू हो गई A कॉस थीटा। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब R2 को देखो, R2 के लिए भी वही कैलकुलेशन लगेगी। R2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, अब ये वाला ट्रायंगल देख लो आप, ये वाला, इस ट्रायंगल में अगेन ये हाइपोटेनियस है, तो R2 की वैल्यू R से डेफिनेटली बड़ी है। लेकिन अगेन ये डिस्टेंस इतनी कम है कि ये डिस्टेंस इतनी कम है कि मुझे ये दोनों बहुत पास में दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने ये कह दिया कि R1 और R2 की वैल्यू, मतलब R2 की वैल्यू इस P B डैश के लगभग बराबर हो गई। तो R2 की वैल्यू लगभग बराबर हो गई P B डैश के। R2 की वैल्यू लगभग बराबर हो गई P B डैश के। और P B डैश क्या है, इसमें से ये घटा दो, P O में से ये वैल्यू घटा दो, तो ये है P O माइनस O B डैश। बहुत ही सिस्टमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। P O की वैल्यू है R, है ना। O B डैश की वैल्यू क्या है, अगेन दिस देखो, ये A है, ये एंगल थीटा है, ये A है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया, A cos थीटा, तो ये हो गया R माइनस A cos थीटा। बस मेरी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू R1 R2 की R और थीटा के टर्म्स में आ गई। R थीटा A, यही तो मुझे पता होता है डाइपोल के बारे में। डाइपोल के बारे में मुझे यही तो पता है, ये डिस्टेंस है 2A,
ये P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस पर है, ये एंगल है थीटा, R थीटा A, यही तीनों चीज़ें मुझे पता होती हैं। R1 R2 को मैंने R थीटा A में कन्वर्ट कर लिया, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मेरे वैल्यू हो गई K Q, R1 की वैल्यू क्या है R प्लस A कॉस थीटा, माइनस R2 की वैल्यू क्या है R माइनस A कॉस थीटा, ओवर R1 इंटू R2, यानी कि दिस इंटू दैट। अगर आप देखेंगे ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म और ये टर्म जुड़ जाएगी, तो ये बच गया K इंटू क्यू A कोस थीटा इंटू A कोस थीटा, ये हो गया 2A कोस थीटा, इंटू नीचे आप देखेंगे तो ये बच गया A प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि पहली टर्म का होल स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर, माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन मैं यहाँ पे आके वही यूज करूंगा जो मैंने चैप्टर 1 में यूज किया था। मैं कहूंगा कि ये जो डिस्टेंस है आर, ये ए से बहुत बड़ी है, तो मैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बचा के इंटू क्यू इंटू 2A कॉस थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन याद करो वही चैप्टर 1 में जो किया, सेम चीज कर रहा हूं मैं, फिर से डाइपोल मोमेंट में हर चीज को लाना चाह रहा हूं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस 2A, याद आ गया, तो मैं Q इंटू डिस्टेंस 2A को अलग ले लेता हूं, Q इंटू डिस्टेंस 2A कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू पूरी हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के चैप्टर 1 से, इसीलिए अपन चैप्टर 1 में धीरे धीरे किया था। K इंटू पी, पर ये P का मैग्नीट्यूड है, ध्यान रहे ये P वेक्टर नहीं है, K इंटू पी इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई और ये आंसर है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो, थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो और इस थीटा को हटाना चाहो, तो मैं ये कह दूंगा थीटा है P और R के बीच में एंगल, तो मैंने एक काम किया, मैंने P वेक्टर और R कैप, ध्यान से देखना, R यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश की, तो ये हो गया P इंटू R इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी कि P का मैग्नीट्यूड R कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। R कैप यूनिट वेक्टर है तो ये हो गया 1, तो यानी कि ये बच गया P इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं P कॉस थीटा को किसी बुक्स में हटा रखा है, हटाना चाहूँ तो मैं इसको P वेक्टर डॉट R कैप भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल एट P। ये मेरा फाइनल आंसर है। इसको अच्छे से देख लो, फिर अपन इसका क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, तो अपन ने क्या देखा, अपने को डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था P पॉइंट पे। डाइपोल क्या होता है, माइनस Q और Q का कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ही पास पास रखे होते हैं। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है। ये डायग्राम अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ था, माइनस Q प्लस Q, यहाँ पर P पॉइंट है, ये P पॉइंट ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, ये R डिस्टेंस है, ये A है और ये भी A है। शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, P पर पोटेंशियल निकालना था तो मैंने कहा P पर पोटेंशियल हो गया सीधा सीधा, इस वाले चार से डिस्टेंस ले लो, इस वाले चार से डिस्टेंस ले लो। मैंने कहा लेट ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, तो K इंटू क्यू साइन के साथ डिवाइड बाई R1, K इंटू क्यू साइन के साथ डिवाइड बाई R2 रख दिया। तो अब इसको मैंने थोड़ा सोल्व किया और ये मेरा आंसर था, करेक्ट आंसर था। लेकिन अगेन मुझे ये बताया गया कि मेरे को जब भी डाइपोल दिया होता है तो मेरे को या तो 2A दिया हुआ होता है, मतलब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, या ये R दिया होता है, या ये थीटा गिवन होता है, और कुछ नहीं गिवन होता है। यानी कि R1 और R2 की वैल्यू मुझे नहीं पता होती, तो मैंने R1 R2 को R और थीटा में रिप्लेस करने के बारे में मैथ्स की यूज़ किया। तो कुछ नहीं, एक बार इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, उसके बाद मैंने कहा
कि ये जो R1 है ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में A डैश A P में R1 की वैल्यू लगभग PA डैश के बराबर हो गई, लगभग, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये लाइन और ये लाइन एक जैसी नज़र आ रही है, तो R1 की वैल्यू लगभग इस लाइन के बराबर हो गई। ये पूरी लाइन खुद है ये प्लस ये है R, और ये कितना है, अगर ये A है और ये थीटा है तो ये हो गया A cos थीटा। ये सारे चैप्टर 1 में कवर हो चुके हैं, तो ये हो गया PO प्लस OA डैश यानी कि R प्लस A cos थीटा। ऐसे ही अगर मैं R2 को निकालूं तो अगेन मैं कहूँगा R2 इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में लगभग ये R2 इस डैश इसके बराबर है, यानी कि PB डैश के। PB डैश खुद हो गया PO माइनस OB डैश, इस पूरे में से ये घटा दो, PO हो गया R, और ये कितना है A इंटू कॉस थीटा। तो बस अब ये वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ पे रखी, यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी लगाया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वही जो मैंने चैप्टर 1 में किया था कि यहाँ पर मैं क्या कह दूंगा, R की वैल्यू A से बहुत बड़ी है, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ बचा ये। फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया था चैप्टर 1 में, मैंने हर चीज़ को P वेक्टर में रिप्लेस करने की कोशिश की थी। P वेक्टर क्या था, चार्ज इंटू 2A, ये रहा, तो मैंने लिख दिया K इंटू पर, ये तो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे तो डायरेक्शन कहीं है ही नहीं ना क्योंकि पोटेंशियल है, तो ये हो गया K इंटू पी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर मैं इसको P वेक्टर में लिखना चाहूँ तो मैंने क्या कहा कि अगर P वेक्टर का R कैप के साथ, ये है P वेक्टर, ये है P वेक्टर और ये है मेरा R वेक्टर, है ना, और R कैप अगर मैं निकालूं तो यानी कि R वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये थीटा, तो अगर P वेक्टर और R कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो ये हो गया P इंटू R कैप इंटू कॉस थीटा। R कैप की वैल्यू हो गई 1 यानी कि P इंटू कॉस थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बाई R कैप, बस खत्म, आंसर आ गया। अगर मुझे बोला जाए कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, जहाँ पे अगर थीटा 90 होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एट P जीरो हो जाएगा। यानी कि डाइपोल के लिए जीरो पोटेंशियल कहाँ आता है, अगर ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो इक्विटोरियल लाइन पे थीटा 90 कौन सा हो गया, ये जब 90 हुआ, और यही 90 तो इक्विटोरियल लाइन है, तो इक्विटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, अगर थीटा किसी ने जीरो बोला यानी कि एक्सियल लाइन हो गई मेरी, ये थीटा जीरो यहाँ पर आएगा, तो एक्सियल लाइन पर वीपी कितना होगा, कोस जीरो की वैल्यू 1 KP बाई R स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम। यानी कि मैंने देख लिया एक्सियल लाइन पे होगा KP बाई R स्क्वायर, ठीक है, इक्विटोरियल लाइन पे होगा जीरो, थीटा 90 हो गया तो ये हो गया जीरो। अगर आप नोटिस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आया था अपॉन R क्यूब की टर्म्स में, पोटेंशियल मेरा आया है अपॉन R स्क्वायर के टर्म्स में, ये तो हमेशा चल रहा है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ बाई R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल आया KQ बाई R, डाइपोल के लिए पोटेंशियल आया था, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1 अपॉन R क्यूब की टर्म्स में, यहाँ पर आया 1 अपॉन R स्क्वायर की टर्म्स में, एक पावर नीचे हमेशा चल रही है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया अच्छे से। ओके, आज के क्लास को अपन यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि आगे के जो टॉपिक हैं वो मैं अगर अभी इसी क्लास में कंटिन्यू करूँगा तो ये क्लास लंबी हो जाएगी, तो अपन इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब अपने पास बस 2 या 3 क्लासेस बची हैं, 2 या 3 क्लासेस में अपन ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, तो मोस्टली इस वीक में या अगले वीक की 1 या 2 क्लास और अपना चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।